हेलो। हेलो, नमस्कार जी। राजेंद्र जी बात कर रहे हैं? हाँ जी। मैं भारत वर्मा बोल रहा हूँ। आपको याद होगा 15-20 दिन पहले मेरी आपसे बात हुई थी ना। मैंने आपको बताया था मेरी मदर को लिवर सिरोसिस की दिक्कत है, हिपैटिक एन्सेफेलोपैथी की भी प्रॉब्लम है। आप पहले बालों की बात कर रहे थे ना उस दिन? हाँ, वो बालों का तो जो था ठीक है वो ठीक तो है ठीक मेरा। है। हाँ, मतलब मैं हाँ सिर्फ हाँ आइडेंटिफाई करने के लिए पूछ रहा था। हाँ हाँ, नहीं नहीं, वो सही पहचाना आपने। मैं वही बात कर रहा हूँ। हाँ, बालों का तो इतना इशू उसको नहीं है मेरे बाद को, में कर पहले लेते था। हैं। हाँ, वो पहले आपके मदर का लीवर का कुछ बता रहे थे। हाँ, लीवर सिरोसिस दिक्कत है इनको, लास्ट स्टेज से बता चुके हैं डॉक्टर, और हिपैटिक एन्सेफेलोपैथी की भी एक दिक्कत है सेकंड के लिए इनको। होल्ड कर लेंगे, एक सेकंड। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हेलो, हाँ हाँ जी। जी सर, हाँ जी सर, बताइए। हाँ, वो मदर की जो है लीवर सिरोसिस की दिक्कत है जैसे, तो हम्म। और इनको भी जो प्रॉब्लम है हिपैटिक एन्सेफेलोपैथी की भी दिक्कत है, ग्रेड 2। जैसे वो हो जाता है ना, डिसओरिएंटेड हो जाता है पर्सन को, पता नहीं लगता वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। हाँ सॉरी, उसका क्या बता रहे हैं, क्या नाम बता रहे हैं? हिपैटिक एन्सेफेलोपैथी। एनसाइक्लोपैथी। हाँ जी। एन्सेफेलो, हम्म। ENCEPHALOTY, एन्सेफेलोपैथी। तो वो रिकवर नहीं हुआ? अभी हॉस्पिटल में गए थे तो? नहीं, हो गया है। बाकी हम्म। उनको जो प्रॉब्लम अभी आ रही है, जैसे उनको चक्कर आते हैं काफी, और जो शुगर है ना इनकी, वो एकदम से जम मार जाती है। जैसे थोड़ा सा भी कुछ खाती है ना, आधी रोटी वगैरह, तो हम्म। जम मार जाती है। तो इसको काफी देना पड़ता है इंसुलिन वगैरह, तो उससे कंट्रोल हो जाती है, लेकिन शुगर बहुत जम मार रही है एकदम से। कितना रख रहे हैं आप? क्या शुगर जो आ रही है इनकी? हाँ, कितना मैंने मतलब कितना मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, कितना तक लेके जाते हैं आप? शुगर तो इनकी जैसे 400-450 पहुंच जाती है। नहीं नहीं, तो आप उसके जब इंसुलिन वगैरह देके कितनी करते हैं? इंसुलिन वगैरह देके तो फिर इनकी नॉर्मल भी, इनकी दवाई भी चल रही है, हम्म। ग्लिमर नहीं, जो और भी करते इंसुलिन हैं का। जब आपकी ठीक रहती है, हाँ, फिर जिसको आपकी नॉर्मल हो जाती है। फिर कितनी नॉर्मल हो जाती है। कितनी नॉर्मल कितनी आ जाती है इनकी, 150 के अंडर भी आ जाती है, 130-150 ऐसे आ जाती है, नॉर्मल नहीं, हो इनको जाती है 200-250 के बीच में चलाओ। आप इतना कम मत लेके जाओ शुगर को। इनको 200-250 के बीच में। हाँ। क्योंकि अगर ऐसा, फिर ऐसा नहीं आंखों पे असर आ जाएगा शुगर की वजह से, जैसे जो आता है नंबर वगैरह, आपका दिक्कत तो नहीं आएगी वैसे कुछ? सर देखो, मैं बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, पर जितना मैंने अभी तक स्टडी किया, मेरी मदर को डायबिटीज़ थी। ठीक है, हाँ जी, तो मैं पिछले कुछ सालों से टारगेट तो ये करके रखा था कि डायबिटीज़ को ख़त्म करना है। बिल्कुल। ठीक है, अभी मैंने 3-4 लोग ठीक भी कर दिए टाइप 2 के। अच्छा तो अच्छा। अभी जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो मैं आपको बताता हूँ। आप एग्री करते हैं तो उसके हिसाब से सोच लीजिएगा। देखिए, हमारी जो ब्लड शुगर होती है उसका हम्म टारगेट होता है सेल्स में शुगर को लेके जाना। हम्म सेल्स में शुगर जाती है तो एनर्जी बनती है, जिससे हमारी जिंदगी चलती है। ठीक है डायबिटीज का मतलब हो गया कि सेल्स में शुगर नहीं जा रही। ठीक है। उसको वो अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, पर उस एक्सप्लेनेशन के पीछे कोई साइंस नहीं होती। अच्छा। अब हमने देखना है कि हमारे लिए ठीक क्या है। ठीक है, हम्म अब आपका जो ब्लड होता है टोटल फ्लूइड का, बॉडी का जो टोटल फ्लूइड होता है ना, उसका 10%। हम्म 65% जो फ्लूइड होता है वो सेल्स में होता है। अच्छा। मैंने जितनी बातचीत लोगों से करी और जितना इस पे इन्वेस्टिगेट किया, उससे समझ में आता है कि सेल्स में जब पानी ज्यादा हो जाता है, जब जो आदमी ज्यादा पानी पीता है तो उसको डायबिटीज होती है। हम्म अब आप ये समझिए कि आपके सेल्स में फ्लूइड है और वो सेल्स आपके इंसुलिन शुगर नहीं ले रहे। हम्म शुगर नहीं जाएगी तो एनर्जी नहीं बनेगी। हम्म आपकी एनर्जी नहीं बनेगी तो जो आप खाना खाओगे वो पचेगा नहीं। हम्म अब बात आती है कि हमें शुगर अगर गड़बड़ है, डायबिटीज है, तो कितनी रखनी चाहिए जिससे हम ठीक हो सके। हम्म जब हम कहते हैं कि आपके सेल्स में शुगर नहीं पहुंच रही, तो इसका मतलब है कि आपकी जो गाड़ी चल रही है वो फर्स्ट गियर पर चल रही है, स्लो चल रही है, और आपके सेल्स में काफी हद तक शुगर कम हो चुकी है। ऑलमोस्ट ये कह सकते हैं पूरी बॉडी की शुगर कम हो गई है। हम्म अब आपका टारगेट है कि सेल्स में शुगर बढ़ जाए। एक नॉर्मल आदमी की शुगर होती है 100 तक खाने के पहले, और 140 तक खाने के बाद। तो अगर आप 140 शुगर रखेंगे तो आप बंदे को जिंदा रख रहे हैं, या ये कह दीजिए कि जहां तक उनकी शुगर गिर गई है उतनी ही रख रहे हैं। कोई भी आदमी ठीक तभी हो सकता है जब उसको थोड़ा ज्यादा शुगर मिले, सेल मतलब उसके ब्लड में ज्यादा रहे, ताकि सेल्स में जो शॉर्टेज हो चुकी है वो कवर अप हो सके। ठीक है। अगर हम शुगर को 100 पर रखेंगे तो आप कभी भी ठीक नहीं होंगे। अच्छा। अब दूसरी चीज आती है कि कितनी शुगर कहाँ पर कितना खतरा करेगी। जैसे आपने आंखों का बोला, किडनी भी खराब होती है और भी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो फिर दूसरा स्टेप आता है कि समझना है कि कितनी शुगर रखने से क्या क्या चीज खराब हो सकती है। शुगर का काम
मतलब ब्लड का काम होता है कि शुगर को डिलीवर करके आए सेल्स में। अब हर चीज सेल की बनी है, पूरी बॉडी सेल की बनी हुई है। आपकी जो स्किन होती है वो सबसे पहले इम्पैक्ट होती है। जिसको डायबिटीज होती है उसको स्किन के में चेंजेस होती है, जिससे पता चलता है कि इसको डायबिटीज हो गई, ब्लड प्रेशर हो गया, इसको हार्ट की प्रॉब्लम हो गई, तो उसकी स्किन में चेंजेस आ जाते हैं। ठीक है, ये स्टेज नंबर 1 होती है। तो इसका मतलब है कि जैसे ही आपकी शुगर थोड़ी सी बढ़ी तो आपकी स्किन डैमेज होनी शुरू हो गई। ठीक है, अब स्किन के डैमेज होने से तो कोई खतरा नहीं होता, थोड़ा सा कॉस्मेटिकली खराब हो जाता है आदमी। उसके बाद ये देखा गया है कि जब शुगर 300, 350, 400, 450 होती है तो बंदे को भूख लगनी बंद हो जाती है और उसको कॉम्प्लिकेशन होनी शुरू हो जाती है। तो इसका मतलब ये है कि अब आपकी जो, अच्छा बीच में एक स्टेप मिस कर दिया, आपकी जो शुगर है वो आपके हर सेल में चाहिए, स्किन में भी चाहिए, लीवर में भी चाहिए। अच्छा, जो आपके ऑर्गेन्स हैं, जैसे आंख है, आंख के जो टिश्यूज हैं, आपका लीवर हो गया, आपका किडनी हो गया, आपका लंग्स हो गया, ये सारे भी सेल से बने हुए हैं। और हर ऑर्गेन को ब्लड सप्लाई करने के लिए अलग आर्टरी होती है, एक वेसल्स होती है, एक आर्टरी होती है जो मेन ब्लड को कैरी करती है। आपकी किडनी को ब्लड पहुंचाने का एक आर्टरी काम करती है, लीवर के लिए भी आर्टरी होती है। तो सारे जो मेजर ऑर्गेन्स हैं उनकी आर्टरीज होती हैं। आर्टरीज के आगे वेसल्स होती हैं जो कि मतलब उस ऑर्गेन के अंदर हर जगह पर, हर कोने कोने तक सप्लाई करती है। अब जो हमारी किडनी होती है, अगर किसी को 100 से 150 हो जाए, 200 हो जाए, उसकी किडनी में कोई असर नहीं पड़ता। ठीक है, किडनी कब खराब होगी? जब किडनी के जो सेल्स जिससे किडनी बनी हुई है उसकी शुगर और उसके न्यूट्रिएंट्स कम हो जाए। इसी तरीके से आइज का है। आइज की जब प्रॉब्लम कब होती है? जब आदमी बहुत लंबे अरसे तक डायबिटिक रहता है। कोई 2-4 दिन में, 2-4 साल में तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होती आइज की, रेटिना की। तो इसका मतलब ये होगा कि हमारे जितने भी वाइटल ऑर्गेन्स हैं उनकी जो वेसल्स हैं ब्लड पहुंचाने की, वो सारी की सारी वेसल्स 250 तक, 300 तक काम करती हैं। तो अगर आप 100 मेंटेन करके रखोगे तो इसका मतलब है कि आपके वाइटल ऑर्गेन्स के जो सेल्स हैं उसमें भी शुगर कम हो चुकी है। अच्छा। और अगर आप 100 मेंटेन करके चलोगे तो आपकी किडनी, लीवर कमजोरी, मतलब ठीक काम नहीं कर पाएंगे। तो आप क्या करेंगे कि आप अपने जो स्किन है उसको तो थोड़ा सा सफर करा सकते हैं थोड़े टाइम के लिए, तो वाइटल ऑर्गेन्स को सफर ना कराएं तो अच्छा है। तो मेरा मानना है कि अगर आप कम रखेंगे तो आपके सारे ऑर्गेन्स डैमेज होंगे, क्योंकि उसके बाद उस ऑर्गेन की रिकवरी की पॉसिबिलिटी ही खत्म हो जाती है। ठीक है ना? तो जो लोग जितनी ज्यादा बारीकी से दवाई लेते हैं, 100 के आसपास रखते हैं, वो सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होते हैं, उनको सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेशन होती है। तो मेरा सजेशन डायबिटीज में होता है कि आप दवाई छोड़ दो, 300 के नीचे है, कोई चिंता मत करो। और दूसरी चीज, कभी भी फास्टिंग शुगर मत देखो, कभी भी पीपी शुगर मत देखो। फास्टिंग और पीपी शुगर का कोई मतलब ही नहीं है। आप फास्टिंग क्यों देखते हैं? आपको क्या मिलेगा फास्टिंग देखकर? आपको शुगर देखनी है खाने से जस्ट पहले। ठीक है, अगर आपके खाने से पहले आपकी शुगर कम होने लग गई तो आप ठीक हो रहे हो, क्योंकि आप खाओगे शुगर फिर बढ़ेगी, और वो बढ़ी हुई शुगर अगर आपके अगले खाने तक कम हो गई, मान लीजिए आपका 250 आज चल रहा है या 200 चल रहा है खाने से पहले, और खाने के बाद आपकी 350, 400 तक हो गई, परंतु अगले खाने तक वो 150 हो गई या 200 हो गई, तो इसका मतलब है कि 450 से वो 200 आई तो 250 शुगर तो डिलीवर होगी ना। तो इसका मतलब है कि नॉर्मल से ज्यादा शुगर डिलीवर हुई, क्योंकि अगर आप 100 रखते तो 100 तक ही डिलीवर होती। अब आपकी 450 से 200 पर आई, इसका 250 डिलीवर हो गई, और जितनी शुगर वहां डिलीवर होगी वहां उतना ठीक हो जाओगे आप। ठीक है, ठीक है। तो इसलिए आप शुगर को कम रखने की कोशिश मत करो। और दूसरी 1-2 चीज और बताता हूँ। मेरी मदर को हार्ट की प्रॉब्लम भी थी, डायबिटीज भी थी, ब्लड प्रेशर भी था। तो जब कभी उनको हार्ट की प्रॉब्लम होती थी, जब कभी क्या, एक ही बार मैंने देखा, पहले तो हमें समझ ही नहीं थी। तो जैसे उनको हार्ट की कॉम्प्लिकेशन हुई, सांस लेने में दिक्कत होने लगी और हार्ट एकदम बीट कम हो गई, तो हमने डॉक्टर को फोन किया और साथ ही साथ ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर नापना शुरू कर दिया। तो ब्लड शुगर आ रही 500, 550। अब डॉक्टर साहब आए, हार्ट स्पेशलिस्ट, आते ही कहते जी चीनी घोल के, पानी में चीनी घोल के लाओ, वो इनको देना है। हमने कहा यार 500, 550 चीनी देके और मारेगा इस? कहते जी आप, ये ऐसे ही होता है। फिर उसके बाद मैंने किसी और स्पेशलिस्ट से बात करी, तो मतलब ही वॉज नोन पर्सन, तो उसने कहा कि जी आप कहाँ पर लेके गए, मेरे को नहीं पता, सब लोगों की नॉलेज नहीं है,
पर सबसे पहले मरीज को जब हॉस्पिटल लेके जाते हैं तो भी उसको इंसुलिन जो ड्रिप लगाई जाती है ना, वो ग्लूकोज वाली लगाई जाती है, साथ के साथ उसमें इंसुलिन देते हैं, साथ के साथ उसमें ग्लूकोज वाली ड्रिप इनको भी लगती है, इनको भी लगती है इंसुलिन में, ग्लूकोज में इनको इंसुलिन घोल के दिया था डाल के। तो इसका मतलब है कि उस समय जरूरी है कि ग्लूकोज भी मिलता रहे, नहीं तो ग्लूकोज नहीं मिलेगा तो आपके शरीर में ताकत ही नहीं है, तो कुछ भी काम नहीं करेगा, ना हार्ट काम करेगा ना और कोई ऑर्गन काम करेगा। ठीक है। तो इसलिए ग्लूकोज की इंपॉर्टेंस समझो, कितना रखना है उसको समझो। मुंह सूख रहा है, प्यास बहुत ज्यादा लग रही है, इसका मतलब है कि शुगर ज्यादा हुई। तो आपको बिना चेक करे भी पता होना चाहिए कि शुगर कब हाई होती है, और जब शुगर हाई होती है तो वो आपका मतलब है कि जब 300 से ऊपर जा रही है तो वो खतरा हो रहा है। परंतु अगेन एक आधी बारी आपको देखना पड़ेगा कि 450 है तो खाने के पहले कितना हो जाता है। फिर उसके बाद मैंने जो आपको बताया था, जो आपको मैंने भेजा भी था प्रोटोकॉल, उसको चलाइए। सबसे पहले तो समझने वाली बात है कि शुगर रखनी कितनी है, और दूसरा है कि हमें उसको कम कैसे लेकर आना है, धीरे धीरे। ठीक है। हमारे बॉडी का जो फ्लूइड होता है वो 3 जगह डिवाइडेड होता है। एक होता है ब्लड, एक होता है सेल, और एक होता है सेल के बीच का स्पेस। इनका रेशियो होता है 10% ब्लड में होता है, और 65% सेल में होता है, और 25% सेल के बीच में जो स्पेस होता है। बीमारियां तब होती हैं जब ये रेशियो बिगड़ जाते हैं। तो हमें इन रेशियो को ठीक करना है। हम जब खाली पेट पानी पीते हैं तो सेल्स में जाता है या सेल्स के बीच के स्पेस में जाता है। जब हम खाने के साथ पानी पीते हैं तो वो ब्लड में जाता है। डायबिटीज में जब कॉम्प्लिकेशंस होती है तो नॉर्मली ब्लड कम हो जाता है, वो 10% नहीं रहता, वो 8-9% या 7-8% हो जाता है। जब डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशन बढ़ती है और ज्यादा कॉम्प्लिकेशन होती है तो इवन ब्लड भी चढ़ाया जाता है पेशेंट को। तो मेरी मदर को कई बार ब्लड भी चढ़ाया, जबकि उनको कोई इंटरनल ब्लीडिंग नहीं थी, कोई कैंसर नहीं था, कोई ट्यूमर्स नहीं थे जहां पर ब्लीडिंग होती हो, कोई पाइल्स नहीं थी, कोई चोट नहीं लगी, कुछ नहीं हुआ, तो ब्लड क्यों कम हो रहा है? और वो कभी इस चीज को, मेडिकल या डॉक्टर्स कभी इस बात को मानते नहीं है। अब समझने वाली चीज ये है कि मैंने इन चीजों के ऊपर सालों एक्सपेरिमेंट किया है कि खाने से पहले पानी पीने पर क्या होता है, खाने के साथ क्या होता है, खाने के बाद क्या होता है, एंड नोबडी इज पेइंग एनी अटेंशन। और ये चीज आज मैं हजारों पेशेंट्स के ऊपर प्रूव कर चुका हूँ। और इसको प्रूव करने के लिए आपको मदर के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है, आप अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट कर लो। किसी भी और आदमी को पकड़ लो जो 4-5 लीटर पानी पीता हो, उसको आधे लीटर पर लेकर आओ, उसके मुंह में सलाइवा भर जाएगा। अब डायबिटीज में जो दूसरी प्रॉब्लम होती है वो गम्स की होती है, दांतों की प्रॉब्लम होती है। दांतों की प्रॉब्लम क्यों होती है? क्योंकि जिनको डायबिटीज होती है उनका मुंह सूखता है, उनका सलाइवा पतला होता है, मोटा होता है, पतला नहीं होता, मोटा होता है। वो थूक इतना बनता ही नहीं कि वो जो हम जब खाना खाते हैं तो उसको जब चबा लेते हैं तो खाने की लार होती है ना मुंह में, अगर हमारे मुंह में बहुत सलाइवा आ रहा है तो धीरे धीरे करके हम थूक को गटकते जाएंगे और लार भी मुंह से निकलती जाएगी और पेट में जाती रहेगी और ठीक हो जाएगा। जब हमारी लार बहुत गाढ़ी होती है तो हमारा और मुंह सूखता जा रहा है तो अंदर क्या लेके जाएंगे? मुंह को गीला करने के लिए सफिशिएंट लार नहीं है, सलाइवा नहीं है। तो जब आप पानी को कम करते हो तो सलाइवा एकदम से भयानक तरीके से बढ़ जाता है। तो आपके कम से कम दांत तो बच गए, क्योंकि गम्स और दांत खराब होने का एक ही कारण होता है, सलाइवा कम होना। और डायबिटीज में एक प्रॉब्लम आती ही आती है। ठीक है, ये 2-3 चीजें कवर हो गई। अब तीसरी बात हो गई लीवर की। लीवर हमारा जो ऑर्गन होता है वो हमारे फैट्स को भी मेटाबोलाइज करता है, फैट का भी परसेंटेज को देखता है, कार्बोहाइड्रेट्स को भी देखता है, और प्रोटीन्स को भी देखता है। ये आपके मैक्रोन्यूट्रिएंट हो गए। इन सारे को रेगुलेट करता है लीवर। जिस समय आप गलत तरीके से शुगर को मैनेज कर रहे हो तो धीरे धीरे ग्लूकोज लीवर में होती है वो खत्म हो जाती है। फिर वो मसल डैमेज करने लगती है, बॉडी सारे मसल्स में जितना शुगर होती है उसको निकालने लगती है। तो वहां पर आपके प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। ठीक है, तो अब लीवर को मैनेज करने के लिए अगर आप शुगर को इतना टाइटली कंट्रोल करेंगे तो लीवर और खराब होगा। दूसरी चीज, लीवर में जो प्रॉब्लम आती है वो होती है प्रोटीन की कमी, या आपका इम्बैलेंस बन गया। आपने शुगर नहीं दिया तो आपको प्रोटीन भी डाइजेस्ट नहीं होगा, आपका फैट भी डाइजेस्ट नहीं होगा, क्योंकि हार्ट की प्रॉब्लम, ये शुगर की प्रॉब्लम होती है तो थोड़ा बहुत हार्ट पर भी प्रेशर पड़ता है, तो इसलिए हम फैट भी बंद कर देते हैं कि फैट से कोलेस्ट्रॉल हो जाएगा। तो ये सारी की सारी चीजें खत्म होती है तो लीवर खत्म। तो अब धीरे धीरे करके आपको सारी चीजें चेक रेगुलेट करनी है। सबसे पहले तो ब्लड वॉल्यूम बढ़ाओ, और सबसे पहले तो ये देखना पड़ता है फिर पेशेंट की हैबिट्स क्या क्या खाने पीने की। अब खाने पीने में सबसे पहले तो पानी कब पीते हैं, सबसे पहली चीज।
दिन में कितनी बार खाते हैं, कितना कितना खाते हैं, क्वांटिटी कितना है, उसको नोट करके बताओ। फिर उसके बाद हमारा जो 7 दिन का प्रोग्राम है उसके हिसाब से चलो कि इस दिन पानी ऐसे देना है, इस दिन पानी इस समय देना है, इस दिन पानी ऐसे देना है। और कोशिश करके 2-4 दिन के अंदर उनके जितने भी स्नैक्स हैं, छोटी मोटी चीज खाती हैं, भूख करते हैं, भूख लगती है, वो 2-4 दिन में बंद कर दो और सिर्फ 3 बार ही खाना दो। क्योंकि सबसे पहली कुछ ना कुछ बीच में होता है, चाय, दूध, पानी, फ्रूट्स, कभी स्नैक्स, कभी कुछ हो जाता होगा ना, छोटा मोटा बिस्कुट ले लिया, भूख लगी है। नहीं, सुबह चाय के साथ में जो चाय लेती हैं और उसके साथ में या तो एक बिस्किट लेती हैं बस, तो बाकी उसका नाश्ता कर लेती हैं, दोपहर में खा लेती हैं। सर आप जितनी बार भी खाओगे वो सारा काउंट होगा। हाँ, वही बता रहा हूँ, वो तीन मतलब और रात को जैसे भूख लगती है ना कभी, तो एक सेब काट के वो रख लेते हैं नॉर्मल, बाकी वही रहती है, बाकी उसको लगनी मतलब 4 बार खा लेती हैं। आपने बोला पहले चाय पी एक बिस्किट के साथ, फिर नाश्ता किया, फिर लंच किया और फिर डिनर किया, और डिनर से पहले 4 बजे कुछ खा लिया, तो 5 तो ये हो ही गया। रात को अगर भूख लग जाए तो वो एक और सेब खा लिया तो 6 हो गए। नहीं, शाम को जो है वो एक जो डाइट लेती है उसके शाम को 7 बजे खाती है, जो उनको हाई प्रोटीन डाइट बोली है डॉक्टर ने, इनके गैस्ट्रो डॉक्टर, कि लीवर जैसे इनका वीक है। आपका लीवर वीक है तो आप प्रोटीन का कुछ नहीं कर सकते, आपको हर चीज एक राइट प्रोपोर्शन में देनी है। जो पेशेंट इतना वीक है उसको प्रोटीन दे दोगे तो वैसे ही खत्म हो जाएगा। अच्छा, आपको हर चीज एक राइट प्रोपोर्शन में देनी है। प्रोटीन आपका कार्बोहाइड्रेट के बिना कभी डाइजेस्ट ही नहीं होगा। अच्छा, अब शुगर लो रखोगे तो प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं होगा, प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं होगा तो पेशाब में लीक होने लगेगा, वो कॉम्प्लिकेशन और बढ़ जाएगी फिर। अच्छा, तो ये सब चीजें जो होती है ना कि ये दे दो वो दे दो, वो सब बकवास होती है। और सिर्फ हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन ही इनको बैलेंस करने का काम करता है कि कभी पानी ऐसे दो, कभी पानी ऐसे दो। तो बेसिकली वो थ्योरी आपको शायद पानी का बताया था, नहीं बताया तो दोबारा बताता हूँ। मेरे को बताया आपने, पानी और नमक, नहीं पानी और नमक का नमक, हाँ ना, पर इनको जैसे लो सॉल्ट बोले नमक, कैसे पेट पानी भरता है इनको, एसाइटिस की भी दिक्कत है ना, नमक ज्यादा खा लेती हैं तो। सर देखो, नमक ज्यादा खाने की जो बात कर रहे हो, मैं आपको जैसे बता रहा हूँ, हर चीज का एक राइट प्रोपोर्शन में चाहिए। ना प्रोटीन दे के ठीक कर सकते हैं, ना आप शुगर कम करके कर सकते हैं, ना फैट कम करके कर सकते हो। अच्छा, आपको हर चीज एक राइट तरीके से देनी है, और आप कुछ भी कर लो आप राइट तरीके से दे नहीं सकते। 2 चीजें समझ लो। आपको जो दूसरा एग्जांपल मैं देने की सोच रहा था, मैं सोच रहा था आपको पहले बताया नहीं बताया। अगर आपने 1 गिलास पानी ले लिया, उसमें आपने 1 चम्मच नमक डाल दिया, उसको टेस्ट किया, नमक ज्यादा लग रहा है, नमक कम करना है तो और पानी डाल दो। ठीक है। और अगर आपको नमक कम करना है तो आप थोड़ा कम पानी ले लो नेक्स्ट टाइम जब बनाओगे। ठीक है। तो अब आपका हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन क्या करता है कि जो आपने गलतियां करी हैं, जो आप ठीक नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता ही नहीं अंदर क्या चीज कम है, क्या चीज ज्यादा है और क्या अनुपात है। और आप कितनी भी कैलकुलेशन कर लो, मैं कहता हूँ बड़े से बड़ा न्यूट्रिशनिस्ट भी इसको नहीं कर सकता कुछ भी। आप इनटेक कंट्रोल कर लोगे, आप स्पेंडिंग कैसे कंट्रोल करोगे कि आपने इतना चला, आपने इतनी बार सांस ली, हर चीज के साथ में जो आपका एनर्जी का एक्सपेंडिचर हो रहा है वो चेंज हो रहा है ना। कभी बॉडी किसी तरीके को, मतलब कभी बॉडी किसी चीज को मैनेज करने लगती है, कभी किसी चीज को, बॉडी का काम है उसको ठीक से मैनेज करना। ये तो हम गलतियां कर रहे हैं बार बार। तो जब आप इसको पानी से हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन करते हैं तो वो अपने आप से बैलेंस करता है। ठीक है। तो इसलिए डाइट के अंदर कोई भी चीज को सोचे बिना एक एवरेज डाइट देनी चाहिए जो एक गरीब आदमी खाता है। दाल, रोटी, चावल, सब्जी। और इसके अंदर किसी चीज की कोई वो मत करो। और 3 जब मील्स होंगी तो बीच में भूख लगती है तो धीरे धीरे उनको बोलो कि भैया आपको मिलेगा 3 ही बारी, आप जब पहले या बाद वाले मील में एक्स्ट्रा खा लो। एकदम से एक्स्ट्रा, मतलब अगर ये स्टेप फॉलो भी करें तो भूख एकदम से बढ़ जाती है। भूख बढ़े भी तो आपको एकदम से इंक्रीज नहीं करना। अगर 2 रोटी खाते हैं तो उनको ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज करना है तो 3 तक लेके जाओ, उससे आगे मत लेके जाओ। ठीक है। तो मैंने आपको पानी का तो भेज ही दिया था, अब उनका चलने फिरने की क्या पोजीशन है? चलने फिर लेती है। पानी का आपने मेरे को नहीं भेजा, इसका मैं भेज देता हूँ। आपका चलने फिरने का क्या पोजीशन है? चल फिर लेती है, चक्कर वक्कर लगाने के लिए डॉक्टर। ये भी एडिमा की दिक्कत हो रही है ना, हाथों में सूजन आती है जैसे, तो डॉक्टर ने बोला कि चला फिरा करो उसमें तो ठीक रहेगा। और प्रोटीन चलाओगे फिराओगे तो और बढ़ जाएगा। क्या ये एडिमा? हाँ जी। अच्छा, डॉक्टर तो बोलते हैं इससे कम हो तो मैं, अगर डॉक्टरों को आता होता ना कुछ, अगर डॉक्टरों को आता होता तो विकिपीडिया पर ये नहीं लिखा होता एसाइटिस वाले 50% पेशेंट 2 साल में मर जाते हैं। नहीं, विश्वास तो मेरे को भी नहीं है इन लोगों पे जो इस तरीके से ट्रीटमेंट में देखा है इनका, मतलब ये अंदाजे से करते हैं जो भी करते हैं। हाँ जी सर।
सॉरी क्या बात हो रही थी? हाँ ये देखो, ऐसा मैंने वॉक एंड रेस्ट जो दूसरा हमारा स्टेप होता है उसके ऊपर मैंने बड़ी मेहनत करी है। हाँ हाँ जब हम वॉक करते हैं तो हमारे शरीर की एनर्जी की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। बिल्कुल। वो एनर्जी की रिक्वायरमेंट जो होती है वो सबसे पहले जो पहला वॉकिंग शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमारे सेल्स में जो एक्स्ट्रा फ्लूइड होता है वो सेल्स छोड़ देते हैं। जब सेल्स फ्लूइड छोड़ेंगे तो क्या होगा, सेल्स के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो उसमें एक शुगर है, उसकी परसेंटेज या कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। ठीक है ना, जब हम पानी कम करेंगे तो नमक बढ़ जाता है ना। तो वो कंसंट्रेशन अगर बढ़ेगी तो आपका क्या कहते हैं एनर्जी ज्यादा बनेगी। उसके बाद में जब आप और चलते हैं तो थकान की तरफ जब जाते हैं, थकान आने का मतलब ये होता है कि आपकी बॉडी के सेल्स ने पानी रिलीज करना बंद कर दिया, उसमें स्वेलिंग आ गई, उसकी जितनी कैपेसिटी थी एक बारी में पानी छोड़ने की वो छोड़ दिया। ठीक है, अब आपकी स्टोर्ड एनर्जी के ऊपर काम चल रहा है और उस स्टोर्ड एनर्जी भी पूरी नहीं पड़ रही, इसलिए आपको थकान हो रही है। ठीक है, तो वॉक एंड रेस्ट का जो पहला प्रिंसिपल है वो है कि कभी थकना नहीं है। आपसे 1 मिनट चला जाता है, 1 मिनट चलो, 2 मिनट चला जाता है, 2 मिनट चलो, 3 मिनट चला जाता है, 3 मिनट चलो, और थकना बिल्कुल नहीं है, चाहे जितनी मर्जी चाहे आप पूरा दिन चलते रहो। और थकने को आपने अपने हिसाब से नहीं लेना। इस कंडीशन में अपर लिमिट होती है 5 मिनट, बट आई वुड से स्टार्ट करो 2 मिनट से। एक बारी में 2 मिनट से ज्यादा ना चलाओ। और 2 मिनट से पहले उनको बिस्तर में लेट के आराम करने के लिए बोलो, बैठ के भी नहीं। कुछ लेडीज इसको भी कहती हैं कि बार बार लेटा नहीं जाता, बार बार उठा नहीं जाता, तो उसको भी आप मैनेज करो, लो राइज होना चाहिए बेड या जैसे भी हो, ताकि उनको उठने में ज्यादा दिक्कत ना हो। आधे पौने घंटे के बाद, मैं वैसे तो 5 मिनट आराम करना भी काफी होता है एक बार चलने के बाद 2 मिनट, पर अगर ज्यादा भी कर ले तो कोई दिक्कत नहीं है। और उनको ज्यादा से ज्यादा वॉक एंड रेस्ट कराओ, क्योंकि अब जो मैंने आपको बोला सेल्स में स्वेलिंग आ जाती है और वो पानी रिलीज करना बंद कर देते हैं। जब तक वो पानी रिलीज करते रहेंगे आपका पेशाब बढ़ता रहेगा। तो पानी रिलीज कराने के क्या होता है कि जब आपने 2 मिनट चलने के बाद 5 मिनट रेस्ट ले लिया ना, तो उसके बाद सेल्स में जो इन्फ्लेमेशन होती है, स्वेलिंग होती है, वो बंद हो जाती है और आपके सेल्स अगली बार चलते हो तो फिर पानी रिलीज कर देते हैं। अच्छा, तो जितना सेल लीड भेजिए पढ़ लो सारी की सारी, तो जितना भी आप पानी रिलीज कराओगे सेल से वो आपके यूरिन के फॉर्म में निकलेगा। और जब आपके सेल्स का पानी ठीक होगा तब आपका एसाइटिस ठीक होगा, उससे पहले नहीं होने का। और आपके मतलब 5 मिनट में चलाते हैं इनको, मतलब 5 मिनट जैसे इन्होंने चला, ये चल लेती है 5 मिनट की तो वॉक कर लेती है। नहीं, तो 5 मिनट ना ही कराओ, आप 2 या 3 मिनट से चालू कराओ। और अगर आप 5 मिनट करते हो तो घंटे में 5 मिनट चलाओ और धीरे धीरे करके उसको बढ़ा सकते। फिलहाल तो आप 3 दिन का टारगेट रखो कि 2-2 मिनट कम से कम 30 बार ही चला दो हर आधे घंटे में। हाँ, हर आधे घंटे में 2 मिनट चलने के लिए बोलो, 2 से 2.5 मिनट, 2.5 मिनट कर दो बेशक। ठीक है 2 मिनट हर आधे घंटे के अंदर। ठीक है, तो उससे क्या होगा, इनका यूरिन आउटपुट बढ़ जाए, क्योंकि लेक्सिस वगैरह जो यूरिन आउटपुट बढ़ाने के लिए देते हैं वो कुछ ही दिन काम करते हैं, उसके बाद काम नहीं करते, वो 2-4-5 दिन काम करेंगे वो, और उससे कुछ नहीं होने वाला, उससे कुछ और इम्बैलेंस क्रिएट हो जाएगा बॉडी में। ये नेचुरल तरीका है, एकदम परफेक्ट तरीका है। ठीक है, तो जैसे जैसे यूरिन आउटपुट बढ़ेगा, जैसे जैसे इनका सेल्स का फ्लूइड कम होगा, वैसे वैसे इनका पेट में पानी रिलीज होना बंद हो जाएगा और पेट का पानी बिल्कुल गायब हो जाएगा, ऐसे बिना किसी दवाई के। कोई एंटीबायोटिक नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। अगर 15 दिन आंख बंद करके इसको मतलब पॉइंट बाय पॉइंट फॉलो करोगे तो एसाइटिस खत्म हो जाएगा। एसाइटिस खत्म तो एंटीबॉडीज की जरूरत नहीं है, क्योंकि एंटीबॉडी लेते रहोगे उससे और कॉम्प्लिकेशंस होंगी। इसके 2 पेशेंट ऑलरेडी ठीक हो चुके हैं, एक पेशेंट को तो 3.5 साल होने को आ रहे हैं। अच्छा, और ही इज परफेक्टली हेल्दी ऑल्सो। और दूसरे पेशेंट ने पता नहीं वो उसके चक्कर में था, ये जो अपना डॉक्टर विश्व रॉय चौधरी है उसके चक्कर में था। पहले तो फॉलो किया, रोज के रोज उसका 10 बारी कॉल आता था, घंटों घंटों उसने बात करी, फिर उस कमीने ने फोन उठाना बंद कर दिया। अच्छा, एंड देन आई गेव हिज नंबर टू समबडी एल्स, ही सेड नहीं मैं उसी को दोबारा से फॉलो करने लग गया, जबकि वो पहले विश्व रॉय चौधरी को फॉलो करता था, फ्रूट और वेजिटेबल खाता था, उसी वजह से हुआ था, और उसको बंद किया था, वो ठीक हुआ था। परंतु वो पब्लिकली आ रहा था, तो जिसने भी उसको प्रोग्राम दिया था या किया था, उसने उसको क्या रिश्तेदार थी, क्या प्रेशर डाला, उसने फिर पब्लिकली बोलना बंद कर दिया। फ्रूट और वेजिटेबल्स रॉ सारी चीजें बंद कर दो बिल्कुल, फाइबर मत दो, फाइबर वगैरह मत दो। तो कहते हैं कॉन्स्टिपेशन में फाइबर दो। ये वॉक एंड रेस्ट करेंगे, इससे कॉन्स्टिपेशन भी ठीक हो जाएगा, भूख भी धीरे धीरे बढ़ जाएगी, और जितनी भूख बढ़ती जाएगी उसके हिसाब से धीरे धीरे खाना बढ़ाते जाओ, एकदम से मत बढ़ा देना। 2 की 6 मत कर देना या 4 मत कर देना, 2 की 2.5 से 3 ऐसे करके धीरे धीरे बढ़ाना। ठीक है।
और ये चाय वाय बंद कर दो। चाय बहुत खतरनाक चीज होती है। चाय आपके जो बॉडी के अंदर खाना होता है, खाने में से जो न्यूट्रिएंट बॉडी ने एब्जॉर्ब करने होते हैं इंटेस्टाइन्स में, वो उसको रोकती है और इसमें न्यूट्रिएंट की बहुत जरूरत है। तो चाय को तो बिल्कुल बंद कर दो, कुछ भी करके। सर दर्द होगा 2-4 दिन, उसको उनको बर्दाश्त करने के लिए बोलो। तो या टेबलेट देनी हो तो वो दे सकते हो, पर अवॉइड करो टेबलेट भी, वो अपने आप ठीक हो जाएगा 2-3 दिन में। ठीक है। और उसका भी इलाज वैसे यही है कि 1 मिनट चलो, 5 मिनट लेटो, 1 मिनट चलो, 5 मिनट लेटो। अगर सर दर्द होने लगे ना तो इसको रिपीट करेंगे तो मोस्ट लाइकली 1 या 2 घंटे में ठीक हो जाएगा। ठीक है। और इसके अलावा आप दुनिया की कोई दवाई खा लो, कुछ कर लो, चाहे आयुर्वेद, एलोपैथी, कुछ भी कर लो, कुछ ठीक नहीं कर सकता इसको। वो अगर मतलब जैसे मैंने कहा ना कि विकिपीडिया के हिसाब से 2 साल एंड ऑल दैट, वो सारी की सारी एक एवरेज है। पेशेंट निकालने को 10 साल भी निकाल जाए पर वो तकलीफ नहीं गुजारेगा। और ये वाले सिस्टम में अगर ठीक हो गया तो 2-2.5-3 महीने के बाद एकदम परफेक्ट हो जाए, फिर कोई तकलीफ नहीं रहेगी। ठीक है। तो जैसे इनको जो नमक बोलते हैं, तो जैसे हमने इनको जो देना शुरू किया था ना, सेंधा नमक देते थे, उसके अंदर एक लो सॉल्ट का पिंच डाल देते थे। तो नमक का इनका हिसाब किताब कैसे रखना है खाने के अंदर इनका? देखो मेरे हिसाब से जो नॉर्मल खाना है वो देते रहो, कुछ नहीं होता। नॉर्मल नमक ही देते हैं इनको? बिल्कुल नॉर्मल देते रहो, नॉर्मल खाना दो, नॉर्मल सब कुछ दो। इन सब कहानियों से कुछ नहीं होता। अगर ब्लड से, अगर सॉल्ट से कुछ होता, ब्लड प्रेशर भी हाई रहता होगा। बीपी, हाँ, वो भी तो कम, बहुत हल्का सा हाई रहता है, मतलब 140 है ना, 142-145, पर फिर भी हम दवाई दे देते हैं उनको। नहीं तो उसकी भी मत दो, उसकी भी 150, 160, 170 तक जाने दो। अच्छा। देखो आप उसको भी समझो, ब्लड का काम है न्यूट्रिएंट्स को डिलीवर करना। ब्लड प्रेशर इसलिए बढ़ रहा है कि ब्लड हर जगह पहुंच नहीं पा रहा, रुकावटें हैं बीच बीच में, हार्ट में प्रॉब्लम है, कहीं भी प्रॉब्लम है, तो किसी ना किसी वजह से वो जो आर्टरीज है वो सिकुड़ जाती है ताकि प्रेशर को मेंटेन कर सकें। प्रेशर मेंटेन नहीं होगा तो सेल्स में ब्लड नहीं जाएगा या न्यूट्रिएंट नहीं जाएंगे। तो आप अननेसेसरी उसको देखो। एक तो चीज होती है, जैसे दुनिया के डॉक्टर्स हैं, मेडिसिन हैं, उनको समझ में नहीं आता कैसे क्या करना है, वो मैनेज नहीं कर सकते। तो उस केस में आप दवाई नहीं दोगे तो नुकसान होगा। अब अगर ये वाली कंडीशन होते ही पेशेंट को जितने ब्लड प्रेशर के सिम्टम्स होते हैं वो धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं, धीरे धीरे क्या 2 दिन में खत्म हो जाते हैं। तो कोशिश ये करो कि ब्लड प्रेशर की, मैंने तो 200-220 के ऊपर भी, मेरा एक पेशेंट है, उससे बात करना चाहो तो मैं उसका नंबर भी शेयर कर सकता हूँ। 220 तक भी उसने दवाई नहीं ली और वो पेशेंट एकदम ठीक हो गया। अच्छा। मतलब हमें उस समय, क्योंकि वो पहला पेशेंट था जिसने बताया 220 हो गया, उसने घबराहट में, हम भी ये कहते दवाई ले लो, दवाई ले लो, कहती मेरे को और कोई तकलीफ नहीं हो रही, कोई बात नहीं, मैं देखती हूँ क्या होता है। उसने नहीं ली, लेडी थी कोई 60 ईयर ओल्ड। तो उससे हमने भी कुछ और एक्सपेरिमेंट किए, फिर कुछ और लोगों पर किए, पर लोग घबरा जाते हैं। देखो अगर कॉम्प्लिकेशन होना है तो कोई नहीं रोक सकता, कोई डॉक्टर नहीं रोक सकता, गारंटी कोई नहीं देता, गारंटी मैं भी नहीं देता, पर जो फीडबैक है पेशेंट्स का वो बता रहा हूँ। ठीक है। तो शुगर इनकी जैसे आप बता दें 200-250 के बीच में रह सकते हैं, 250 से ऊपर जाए तो फिर थोड़ा बहुत देखें दवाई वगैरह। तो भी ये देखो खाने से पहले जाए तो, जस्ट खाने से पहले, हाँ, जस्ट खाने से 10 मिनट पहले देखो। और अगर जरूरत हो तो जैसे भी कम करना है, इंसुलिन भी देते हो या सिर्फ दवाई देते हो? हाँ, इंसुलिन चलता है इनका। हाँ, तो वो इंसुलिन दे दो, फिर इंसुलिन दे दो, पर इंसुलिन भी इतनी दो ताकि अगले दिन सुबह 100 पर ना आ जाए। उसका टारगेट भी 250-300 होना चाहिए। और मॉर्निंग की शुगर की कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, खाने के बाद की, खाने से पहले की शुगर की इम्पोर्टेंस है। मॉर्निंग की, फास्टिंग की और किसी शुगर की कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। तो जैसे इनकी शुगर जो है 3 टाइम टेस्ट करते हैं हम, सुबह खाने से पहले और बाद में, दोपहर में खाने से पहले और रात को खाने के पहले और बाद में। तो आपके हिसाब से जैसे करना है तो कैसे करें? खाने के बाद में करने का फायदा ही नहीं है, नहीं करना उसको ना, खाने से पहले करो और उसी के हिसाब से जजमेंट करो कितनी इंसुलिन देनी है, क्या करना है। ठीक है। 300-350 तक तो मत दो, और अगर दो तो इतनी कम दो कि वो 250 तक ही आए, ज्यादा नीचे ना जाए। ठीक है। तो इससे कोई इनका फर्क तो नहीं पड़ेगा, जैसे बोलते हैं आंखों पे कोई ऐसे वो? सर मैंने वो आपको एक्सप्लेन कर दिया कि हमारे जितने भी वाइटल ऑर्गन्स होते हैं उनकी जो वेन्स होती है वो मोटी होती है, उनमें तब होता है जब वो एक रेंज से बाहर जाए, और वो 300 तक नहीं होता। मेरे ख्याल से 250-300 तक प्रॉब्लम नहीं होती है, और वो एक दिन में प्रॉब्लम नहीं होती है। आप ये समझो ना कि जब ब्लड गाढ़ा होता है, जब शुगर बढ़ जाती है तो ब्लड गाढ़ा हो जाता है। वो ब्लड गाढ़ा होने की वजह से जो वेन्स पतली होती है उसमें नहीं घुस पाता, और वहां ब्लॉकेज क्रिएट हो जाती है। वहां ब्लॉकेज क्रिएट होती है, आगे ब्लड जाएगा नहीं। जहां जिस भी पार्ट को बॉडी के शुगर नहीं मिलेगी या ब्लड नहीं मिलेगा वो डेड हो जाएगा। आपको पता है डायबिटीज का लास्ट स्टेज क्या होता है? गैंग्रीन होती है। गैंग्रीन का मतलब होता है कि बॉडी के उस हिस्से को ब्लड नहीं मिल रहा और वो काला पड़ जाता है और वो बिल्कुल खोखला हो जाता है, हाथ लगाओ तो रुई की तरह अंदर चले जाता है। जैसे एडी वगैरह में होता है, यूजली बॉडी के एक्सट्रीमिटीज में होता है, लास्ट में होता है, क्योंकि लास्ट तक ही खून पहुंचाना होता है ना,
तो किसी के खून नहीं पहुंच रहा तो उसकी उंगलियों में या पैरों की उंगलियों में या एड़ी में ऐसे होता है। और उस गैंग्रीन का इलाज भी शुगर ही होता है। जिसको गैंग्रीन होती है, जहाँ गैंग्रीन होती है वहां पर डेक्सट्रोज के इंजेक्शन दिए जाते हैं। डेक्सट्रोज शुगर का बाप होता है। हाँ हाँ ठीक है, समझ। तो उससे भी आप समझ सकते हो कि बॉडी की रिक्वायरमेंट ही आपकी ये है शुगर। और ये मार्केट के अंदर जो दुनिया भर के लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं कि 100 रखो, 110 रखो, मतलब पता नहीं कितने लोग मार रहे हैं इससे। ठीक है भाई इतनी साइंस हमने सीख ली, इतना कुछ हमने तुक्के मार मार के सीख लिया, तो इनको भी, डॉक्टरों को भी कुछ करना चाहिए ना। कुछ डॉक्टर बोलते तो हैं कि भाई इतनी कम मत रखो, बट दे डोंट एक्सप्लेन कि क्यों रखनी चाहिए, इससे क्या होगा क्या नहीं होगा। तो इनफेक्ट उनको पता भी नहीं होता मोस्ट लाइकली। हाँ नहीं, वो तो मैं देखता हूँ ये इलाज जो करते हैं सिर्फ अंदाजे से करते हैं और सिर्फ एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। मतलब उनको मेरे नॉलेज उनको भी आ रही है तो उनको बतानी पड़ती है कि ये चीजें। देखो डॉक्टरों को बताने वाली बात नहीं, मैं आपको सीरियसली बताऊं, डॉक्टर्स में और बस के कंडक्टर में कोई फर्क नहीं होता। उसने धाड़ धड़ करके 100 पर्चियां काटनी है, उसे 100 प्रेस्क्रिप्शन लिखनी है, 100 उसने पैसे लेने हैं लोगों से, 100-150 लोगों से बात करना है। ऐसे आदमी को सोचने का टाइम कहाँ मिलता है। सही बात। और जिस समय मैं अभी किसी डॉक्टर से बात कर रहा था कुछ दिन पहले, तो इसे सारे प्रोफेसर में से डरते हैं। सारे प्रोफेसरों को मैं, मतलब हर कोई मेरे, उसके नंबर भी 100/100 आते थे मेडिकल में। मैंने ऐसे लोग जिनके 100/100 आते हैं पागल होते हैं। तुम्हारे सोचने की ताकत तो रहती नहीं है। तुमने किताबी जो बात पूछो तुम किताब से रट के बताए, तो और किताबें जो है 20 साल पहले लिखी हुई है। 20 साल में क्या चेंजेस हुए तुमको ढिला नहीं पता। सही बात है। इनफैक्ट जो इनके डॉक्टर है, ये आपका जो कैफे है ना, इसके बराबर में आपके ईश्वर स्वीट के पीछे दुकान है डॉक्टर रजनीश गुलाटी जो है। हाँ, थोड़े दिन पहले उससे भी बात हो रही थी। हाँ जी, यही है इनके जो डॉक्टर है, ये जानते हैं हमारे इसको। ढीला नहीं आता किसी को, ढीला नहीं आता। मैं एक दिन मैं बोल रहा था, एक दिन ना मेरी मदर को भी पहले एक आध बार लेके गए थे, वाइफ को भी लेके गए थे। इनफैक्ट मैं भी एक बार इनके पास गया था शुरू में, आज से 20-25 साल पहले। तो ये सारे के सारे कमीशन बनाने के चक्कर में रहते हैं। इन्होंने मेरे को किडनी की प्रॉब्लम हो गई, स्टोन हो गया, मुझे पता नहीं था, दर्द हो रही थी। मैं इनके पास चला गया तो इन्होंने बोला गैस्ट्रिक वगैरह नहीं है, पेट की नहीं है, ये उसकी प्रॉब्लम है। तो इन्होंने डॉक्टर को रेफर कर दिया। फिर उसके बाद वो डॉक्टर मेरे को प्रेशर डालने लगा कि आप इसका ऑपरेशन कराओ। ऑपरेशन कराने के बाद 40-50 हज़ार रुपये बिल आएगा। इसको कम से कम भी तो 15-20 हज़ार रुपये तो मिलने थे। फिर ये भाई साहब मेरे को पूछने आए जी क्या किया आपने। मैंने कहा जी कुछ नहीं किया। वहाँ पर 1500-2000 का बिल आया था और अगले दिन यूरिन के अंदर पास कर दिया। उसमें भी वो डॉक्टर ने इतना प्रेशर डाला, रात को कुछ नहीं, जबकि मैं एडमिट ये कह के हुआ था कि मुझे 4 घंटे के लिए एडमिट होना है। अगर निकल गया ठीक है, नहीं तो मैं फिर अभी ऑपरेशन नहीं कराऊंगा, सोचूंगा फिर मैं। वो फिर हमने अपने तरीके से सोच समझ के किया तो निकल गया और बच गया ऑपरेशन से। ठीक, चलिए मैं देखता हूँ आपका प्रोग्राम, ये हफ्ते भर का करता हूँ, फिर मैं अगर बहुत आपसे बताता हूँ फिर आपको क्या इसमें है, जैसे क्या प्रोग्रेस है क्या नहीं है। ठीक है ना? ठीक, मैं आपको शेयर करता हूँ पानी और वॉक एंड रेस्ट के बारे में। पानी का और खाने का मैं भेज देता हूँ आपको। ठीक है। और